एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट और कल की क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ डीमैट अकाउंट। बेसिकली डीमैट क्या होता है? डीमेटीरियलाइजेशन। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है डीमेटीरियलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज into electrical form and save them in the depository in the form of demat account through depository participant. बेसिकली डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ हैं, लाइक जो हमारे पास फिजिकली पेपर्स हैं सिक्योरिटीज़ के, उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में कन्वर्ट करें और उनको कहाँ पे सेव करके रखें? डिपॉजिटरी में इन द फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट। मतलब कि डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लें और कहाँ पे सेव करके रखें? डिपॉजिटरी में। किस चीज़ के थ्रू? अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। जो हमें कौन और डीमैट अकाउंट बनाने में हेल्प करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीपी, राइट। तो डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब कि जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डिपॉजिटरी में रखना इन द डीमैट अकाउंट बाय द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि डीमेटीरियलाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास जो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ है उनको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, जो किसके पास होता है? डिपॉजिटरी के पास, थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीपी। अब भैया डिपॉजिटरी क्या चीज़ है? एक्चुअली डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कीप्स द रिजर्वॉयर ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बेसिकली डिपॉजिटरी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक तरीके से रिजर्वॉयर का काम करती है। मतलब कि जैसे पानी का बड़ा सा टैंक होता है उसमें पानी भरते हैं, दैट्स अ रिजर्वॉयर। तो वैसे ही एक बड़ी सी और टैंक टाइप होता है डिपॉजिटरी, जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसमें? डीमैट अकाउंट में, थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम जो है सिक्योरिटीज़ का रिजर्वॉयर मेंटेन होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, राइट। यहाँ पे किसका अकाउंट होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का। और डिपॉजिटरी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है NSDL, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, तो डीमेटीरियलाइजेशन क्या होता है कि हम अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लें और उनको डिपॉजिटरी में रखें अपने डीमैट अकाउंट में थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डिपॉजिटरी क्या होता है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है विच एक्ट्स लाइक अ रिजर्वॉयर ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिपॉजिटरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेबी। अब बेसिकली सेबी है क्या? एक्चुअली सेबी रेफर्स टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो या फिर एक बॉडी है जो चेक रखती है जितनी भी सिक्योरिटीज़ को लेकर जो एक्सचेंज होता है या जो ट्रेडिंग ऑन सिक्योरिटीज़ होती है उस पर कौन चेक रखता है? सेबी फॉर इंडिया। सो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बेसिकली इसके बारे में 2-3 लाइनें दी हुई है स्टार्टिंग में कि इट वॉज फॉर्म्ड इन 1988 एज एन इंटेरिम बॉडी। मतलब कि इसे 1988 में फॉर्म किया गया था एज एन इंटेरिम बॉडी, लेकिन 1992 में, दैट इज़ 4 years आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट, सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया अंडर सेबी एक्ट 1992। मतलब कि सेबी 1988 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन पहले ये इंटेरिम बॉडी था। एंड देन आफ्टर 4 years ऑफ कमेंसमेंट, दैट इज इन 1992, बाय द सेबी एक्ट 1992, सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया इंटेरिम बॉडी से। ओके,
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, मतलब कि जो सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है ताकि वो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको मॉनिटर कर सके, उन पर चेक रख सके। तो आखिर सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस। बेसिकली सेबी का सबसे मेन काम क्या है कि वो ये देखे कि जब सिक्योरिटीज़ में ट्रेड किया जा रहा है, दैट इज़ व्हेन ट्रेडिंग ऑन सिक्योरिटीज़ इज हैपनिंग, तो कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो। अब माल प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? सपोजिंगली एक कंपनी है, उसके वो बहुत प्रॉफिट कमा रही है। नॉर्मल मार्केट में उसका 10 रुपीज़ का शेयर मिल जाता था, लेकिन जब वो बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो उसके इन्वेस्टर्स ने कहा कि नहीं, हम तो इसको 15 रुपये में बेचेंगे, हम 5 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि भाई देखो वो इतना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, तो हमें भी अनऑफिशियल प्रीमियम चाहिए। मतलब कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको एक तरीके से हमें ब्राइब देनी होगी 5 रुपीज़ पर शेयर की। सो दैट व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ माल प्रैक्टिस। तो सेबी ये देखता है कि ऐसी माल प्रैक्टिसेस किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सेबी जो है वो रूल्स बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी बायर्स, सेलर्स, ब्रोकर्स हैं, उन्हें इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए और इसके रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो सेबी कहता है कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, हमें ये देखना है कि उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो। और उनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है? उन्हें फेयर डीलिंग मिले, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या फिर उन्हें किसी मैल प्रैक्टिस का सामना ना करना पड़े। लास्ट है डेवलप द स्टॉक एक्सचेंजेस बाय इम्प्रूविंग द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू देम। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो सेबी का एक ये भी रोल होता है कि जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी भी डेवलपमेंट को देखना, मतलब कि ये भी इन्वेस्टर्स के अलावा ये भी देखना कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें जिस फील्ड में रिक्वायरमेंट है वो उस फील्ड में भी डेवलप करें। तो ये है मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो अभी हमने पढ़ा कि सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेबी, मतलब सेबी को क्या क्या करना होता है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है RDP, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो फर्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। बेसिकली रेगुलेटरी मतलब वो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, सारे जो इन्वेस्टर्स या जितने भी लोग ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड हैं उनको रेगुलेट करके रखना। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्रोकर्स, मतलब कि इसमें इस वाले फंक्शन के कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्रोकर्स, मतलब कि जितने भी ब्रोकर्स ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं वो सारे ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसे आ गया कि हाँ मैं ब्रोकर हूँ, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड ना हो, और वो किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड कर सके। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। बेसिकली जो सेबी है उसने गाइडलाइंस इशू की है कि जो अंडरराइटर्स होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनके लिए भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए। नेक्स्ट इज लेवाइन फी। लेवाइन फी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब हम सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे होते हैं तो उस पर जो फीस लेवाई की जाती है वो सेबी ये भी चेक करता है कि जो फीस लेवाई की जा रही है वो एप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स। मतलब कि अगर किसी एक्ट ने स्पेसिफाई किया है कि इतनी ही फीस लेवाई होनी चाहिए तो वो वही होनी चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है डूइंग इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब कि जो सेबी के ऑफिसर्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का इंस्पेक्शन कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का डेटा इन्फॉर्मेशन इंक्वायर कर सकते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे कोई माल प्रैक्टिस या फ्रॉड ना हो रहा हो। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग टेक ओवर बिड्स। अब बेसिकली टेक ओवर बिड्स क्या होता है, जैसे बोली लगती है ना कि अब मैं शेयर्स बेच रही हूँ, किसको चाहिए, जो जितने रेट में बेचेगा उसको उतने रेट में मैं जो सबसे हाई रेट होगा मैं उसमें उसे बेच दूँगी। ऐसा आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि लाइक कोई घर बिक रहा होता है तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं उसे वो बिक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेक ओवर बिड्स। तो बेसिकली जो सेबी है सिक्योरिटीज़ पे भी टेक ओवर बिड्स होते हैं,
तो सेबी उनको भी रेगुलेट करता है अंडर द रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें सेबी क्या क्या परफॉर्म करता है फंक्शन एज अ रेगुलेटरी बॉडी। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेबी इज डेवलपमेंट फंक्शन। बेसिकली डेवलपमेंट फंक्शन में सेबी क्या करेगा कि वो यही करेगा कि जितने भी लोग ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज से रिलेटेड हैं, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंजेस, द इन्वेस्टर्स, द अंडरराइटर्स, द ब्रोकर्स, उन सब की डेवलपमेंट कर पाए सेबी। अब बेसिकली वो डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज ट्रेनिंग इंटरमीडियरीज या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं, राइट। मतलब कि ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज़ में जितने भी ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी से अपने आप को अडेप्ट कर सके और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है डूइंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली सेबी का ये भी काम होता है कि वो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करता रहे मार्केट की और साथ ही साथ जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है और आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने इन्वेस्टर्स को दो ताकि वो भी इसके अकॉर्डिंगली अपनी नीड्स को देख सके। लाइक सपोजिंगली अगर मार्केट में ऐसा चल रहा है कि लाइक रिसेशन टाइम चल रहा है, तो सेबी ने ये इन्फॉर्मेशन कहा कि यार ये रिसेशन टाइम चल रहा है लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत बूम का पीरियड आएगा, अचानक ही हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दो। तो जो इन्वेस्टर्स लाइक उन्हें लगा कि हाँ यार ऐसा होगा तो हम अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं, बाद में हमें बहुत प्रॉफिट होगा। सो ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो सेबी रिसर्च के थ्रू प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर इन्वेस्टर्स या ब्रोकर्स को या फिर कोई भी जो ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर डेवलपमेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। अब बेसिकली कैपिटल मार्केट क्या होती है? जिसमें हम उन सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं फॉर विच आर फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट। तो बेसिकली जो सेबी है उसका ये भी एक मेन काम होता है कि जो कैपिटल मार्केट है यानी कि जहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो फाइनेंशियल एसेट्स है जो वो फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं वहाँ पे डील किए जाते हैं, उन मार्केट्स को भी डेवलप करे सेबी। नाउ द थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव वर्ड से मतलब प्रोटेक्ट करना, किसको? सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को और जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली मेनली उनको किसी भी माल प्रैक्टिस से। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इज प्रोहिबिट अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना हो इन्वेस्टर्स के साथ। ये चेक करना कि कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो रही हो। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि कोई भी अगर माल प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होके रहेगा। या फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? उनको फेयर डीलिंग दिलवा के या फेयर डीलिंग मिलने में हेल्प करके। एंड नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि एक कोड ऑफ कंडक्ट लाए कर देना ताकि हम इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स या जो भी एनी बॉडी विच इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग और सिक्योरिटी प्रोसेस उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। तो ये थे सेबी के फंक्शन, दैट इज आरडीपी, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल एंड प्रोटेक्टिव। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक जस्ट छोटा सा टॉपिक कराना चाहूँगी, दैट इज सम फ्यू वर्ड्स यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज, मैंने अभी बोला कि हम कुछ अदर टर्म्स लिखेंगे जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस में यूज़ किए जाते हैं, तो ये मैंने लिख दिए। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पेनी स्टॉक। बेसिकली पेनी स्टॉक क्या होता है? ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट में एज सच कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स उन पे ट्रेडिंग करते हैं सो दैट लीड्स टू स्पेक्यूलेशन। मतलब कि पेनी स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उन पे ट्रेडिंग की जाए देन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टेबाजी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पेनी स्टॉक मतलब वो स्टॉक्स जिनकी कोई वैल्यू एज सच कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उन पे ट्रेडिंग की जाए सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्पेक्यूलेशन। नाउ द नेक्स्ट इज बुल्स एंड बियर्स। बेसिकली बुल्स इज द पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब कि किसी भी
स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में जब बहुत अच्छा बूम पे चल रहा होता है पीरियड, देन दैट पीरियड इज कॉल्ड बुल्स पीरियड. दैट इज द पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब पॉजिटिव होता है ना, राइट? तो बुल्स इज द पीरियड ऑफ पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जब बहुत अच्छे से उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड बुल्स पीरियड और पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म. लेकिन अगर सपोजिंगली डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है या इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस में रिसेशन टाइप की जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बियरिश पीरियड. दैट इज पीरियड ऑफ पेसिमिज्म और नेगेटिव, राइट? सो अगर कोई आपसे पूछे कि बुल्स पीरियड कौन सा होता है, दैट इज द पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म इन स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड बियरिश पीरियड पीरियड ऑफ पेसिमिज्म इन स्टॉक एक्सचेंजेस. नाउ द नेक्स्ट इज बदला. अब बेसिकली बदला इज अ कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑफ सेटलमेंट जो बेसिकली या मेनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है. ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक ही है इंडिया में, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उसमें से एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे ये टर्म यूज होती है, दैट इज बदला. अब बेसिकली बदला का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑफ सेटलमेंट. मतलब कि मैंने आपको जब ट्रेडिंग प्रोसीजर बताया था तो मैंने बताया था कि अगर हमने जो बायर है उसने पेमेंट कर दी है तो उसके T+2 डेज़ के अंदर जो सेलर है उसे मुझे सिक्योरिटीज़ दे के जो पेमेंट है उसे सेटल करना होता है. लेकिन बदला में क्या होता है कि बेसिकली जो सेटलमेंट है वो वन सेटलमेंट पीरियड से फॉरवर्ड करके नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड तक ट्रांसफ़र की जा सकती है. लाइक सपोजिंगली नॉर्मल कोई स्टॉक एक्सचेंज होगा तो उसमें क्या होगा, अगर मैंने पेमेंट कर दी है तो मुझे T+2 डेज़ के अंदर सेटलमेंट चाहिए. लेकिन बदला में क्या होता है कि मैं पेमेंट करने के बाद उसकी सेटलमेंट से पहले उस सेटलमेंट को नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड तक ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, विच हैपन्स मेनली इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नाउ द नेक्स्ट इज ऑड लॉट ट्रेडिंग. अब ऑड लॉट ट्रेडिंग, अब बेसिकली ऑड लॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम स्टॉक्स में या फिर सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 100 और लेस. मतलब कि जब हम ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में विच इज़ इन मल्टीपल्स ऑफ 100 और लेस, देन दैट इज़ कॉल्ड ऑड लॉट ट्रेडिंग. एंड द लास्ट इज बोर्सेस. बेसिकली बोर्सेस क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होती है उसी को हम बोर्सेस भी कहते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी. फर्स्ट था पेनी स्टॉक जिसकी कोई एसेट वैल्यू नहीं होती लेकिन उनकी ट्रेडिंग कंट्रीब्यूट्स टू स्पेक्यूलेशन. नेक्स्ट था बुल्स एंड बियर्स. बुल्स मतलब पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड बियर्स मतलब पीरियड ऑफ पेसिमिज्म. नेक्स्ट था बदला, मतलब कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है जिसमें हम जो सेटलमेंट की डेट है उसको एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे सेटलमेंट पीरियड तक फॉरवर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑड लॉट ट्रेडिंग. दैट इज जब हम ट्रेडिंग करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 100 और लेस. एंड द लास्ट इज बोर्सेस, दैट इज स्टॉक मार्केट. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट ख़त्म होता है. कल से हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग. आई होप you are liking our video, so do like our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.